नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार देश भर में 5G प्रौद्योगिकी के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। केंद्र ने रेलवे कर्मचारियों के लिए दशहरे से पहले 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया। भारत के रोहन बोपन्ना और डेनमार्क के उनके जोड़ीदार माते मिडलकूप ने ATP टेल अवीव वाटरजेन ओपन का डबल्स का खिताब जीता। और क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे T20 मैच में 16 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना में ये हेलीकॉप्टर शामिल किए जाने से उनकी क्षमता में भारी वृद्धि होगी। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का विनिर्माण हिंदुस्तान वैमानिकी लिमिटेड में किया गया है। ये हेलीकॉप्टर दुनिया में एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में हथियार और ईंधन ले जाने की क्षमता है। ये सेनाओं की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और 2 विशाल रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री शाह उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और विकास गतिविधियों का आकलन करेंगे। एक रिपोर्ट। गृह मंत्री कल सुबह त्रिकूट पर्वतमाला में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। इसके बाद उनका राजौरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। राजौरी की जनसभा के बाद गृह मंत्री जम्मू लौटेंगे, जहां वो जम्मू अखनूर फ्लाईओवर, जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग और कई अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री शाम में श्रीनगर रवाना होने से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह बुधवार को दिन में बारामूला में विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें उत्तर कश्मीर के अलावा कश्मीर के अन्य भागों के लोग उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री दोपहर बाद श्रीनगर जाएंगे और आतंक रोधी कार्यों, घुसपैठ रोकने और कानून व्यवस्था में प्रगति और उच्च स्तरीय सुरक्षा की समीक्षा बैठक की राजभवन में अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं को लेकर अलग से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री का घाटी में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने का भी कार्यक्रम है। जम्मू से गुलशन राणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने देश भर में 5G प्रौद्योगिकी के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। इनमें कम से कम 12 प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भाग ले रही कंपनियों से नए दूरसंचार विधेयक के बारे में सुझाव देने को कहा। इस विधेयक का उद्देश्य लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 5G का शुभारंभ न केवल भारत अपितु विश्व के लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। उन्होंने कहा कि अब वस्तुओं का स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण किया जा रहा है। भारत विश्व के सामने अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित कर रहा है। केंद्र ने रेलवे कर्मचारियों के लिए दशहरे से पहले 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इसके अनुसार आरपीएफ अथवा आरपीएसएफ कर्मियों सहित रेलवे के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस दिया जाएगा। इस फैसले से रेलवे के 11,27,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जालिम लोशन का पैगाम आपके नाम। दीपावली खुशियों से मनाइए, आतिशबाजी सावधानी से चलाइए। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। जागृति का कहना है कि ग्राहक दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी के कारण हुई क्षति की क्षतिपूर्ति की मांग उपभोक्ता आयोग में कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। शाम को वे गांधीनगर में गुजरात सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप मंच हर स्टार्ट का शुभारंभ करेंगे। अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में वे शिक्षा और जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का त्यागपत्र स्वीकृति के लिए राज्यपाल फागू चौहान के पास भेज दिया है। पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत को नया कृषि मंत्री बनाया गया है। इससे पहले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना त्यागपत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंप दिया था। सुधाकर सिंह ने हाल ही में अपने विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि 2006 में कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम और मंडी व्यवस्था को समाप्त किया जाना किसान विरोधी था। बिहार के कृषि मंत्री के त्यागपत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सुधाकर सिंह को कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया। अगस्त के महीने में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, पूरे अगस्त यूरिया की लूट हुई है और बिहार का प्रत्येक किसान त्राहिमाम कर रहा था। 700 रुपए 800 रुपए में बिहार में यूरिया बिका है। और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिल करके यह पूरा नेटवर्क चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह के त्यागपत्र के बाद सुधाकर सिंह इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री हैं। सरकार ने कहा है कि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। गेहूं और चावल के खुदरा और थोक मूल्यों में कमी आई है और गेहूं के आटे की कीमत पिछले सप्ताह के दौरान स्थिर रही। केंद्र ने मूल्य वृद्धि से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं। गेहूं तथा चावल के मामले में निर्यात संबंधी विनियम लागू किए गए हैं। कीमतों पर नियंत्रण और समाज के कमजोर वर्गों को कठिनाई से बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। इससे आगामी त्योहारों के दौरान देश में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार देश भर में 5G प्रौद्योगिकी के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी।
केंद्र ने रेलवे कर्मचारियों के लिए दशहरे से पहले 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया। भारत के रोहन बोपन्ना और डेनमार्क के उनके जोड़ीदार मातवे मिडेल कूप ने एटीपी तेल अवीव वाटरजेन ओपन का डबल्स का खिताब जीता और क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टी20 मैच में 16 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कल स्वच्छ ग्रामीण और जल जीवन मिशन कार्य निष्पादन पुरस्कार प्रदान किए। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार तेलंगाना को, दूसरा हरियाणा और तीसरा पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार को पहले, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को दूसरे और सिक्किम को तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार मिला। जल जीवन मिशन कार्य निष्पादन श्रेणी में पुदुचेरी पहले, गोवा दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य का संकल्प लेना चाहिए। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा संकल्प होना चाहिए स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। एक ऐसा भारत जिसका विश्व के अग्रणी देशों में स्थान रहे। इस लक्ष्य को पाने में हमारे सामने काफी बड़ी चुनौतियां होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कुशल राजनीतिक नेतृत्व के तहत हमारी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक तथा अन्य भागीदारी और सबसे बढ़कर जागरूक नागरिक अपने संयुक्त प्रयासों से भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी का मानना था कि सफाई की आदत बचपन से ही डाली जानी चाहिए। एक स्वच्छ समाज की नींव स्वच्छता के जरिए ही डाली जा सकती है। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता की आदत लोगों में बचपन से ही डाली जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूंगी। एक बार बापू ने कस्तूरबा गांधी से बच्चों के लिए स्कूल शुरू करने के लिए कहा। जो बा ने पूछा कि वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो बापू ने कहा बच्चों की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि स्वच्छ ग्रामीण भारत मिशन के दूसरे चरण में देश भर के 3 लाख गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन का कार्य जारी है। वित्त मंत्रालय देश में वित्तीय समावेशन को और बेहतर करने के उद्देश्य से 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक विशेष अभियान का आयोजन करेगा। शुरुआत में देश के 7 जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर ये अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ओडिशा में कटक, महाराष्ट्र में औरंगाबाद और पुणे, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी, मध्य प्रदेश में दतिया और असम बारपेटा जिलों को शामिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के कार्यालय ने अपने ट्वीट में कहा कि अभियान में सभी पात्र व्यक्तियों के लिए बैंक खाते, बीमा और पेंशन योजनाएं प्रदान करने के साथ साथ कोल्ड चेन ढांचे की स्थापना के लिए कृषि उत्पाद संगठनों और स्व सहायता समूहों को ऋण वितरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा इस अभियान में पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन में संलग्न व्यक्तियों के लिए मुद्रा और किसान क्रेडिट कार्ड के कवरेज को बढ़ाने और देश की वित्तीय तंत्र के ढांचे
दायरे में स्व सहायता समूह के सदस्यों को लाने में ध्यान दिया जाएगा। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग ने अपने उत्पादों पर 20% छूट की घोषणा की है। खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामीण उद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। आयोग ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट एनेक्सी में खादी प्रदर्शनी लगाई है। ये 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस प्रदर्शनी में खादी और ग्रामीण उद्योग के उत्पाद रखे गए हैं। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 8 साल पहले भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता मिशन शुरू हुआ। शेखर जी, अगर हम इसके हासिल नतीजों के 2-3 बिंदु आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 8 साल पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, आज वो कौन से आपको 2-3 अहम बिंदु नजर आते हैं जिससे कि हम इस मिशन को अब तक का एक सफल मिशन कह सकते हैं? बिल्कुल कमल जी, जब 8 साल पहले ये शुरू हुआ था, लग रहा था कि कोई सरकारी कार्यक्रम है जिसका प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। आज एक मास मूवमेंट बन गया है। हम देख रहे हैं युवा है, स्कूल बच्चे हैं, कॉलेज के छात्र हैं, ये सब मिलकर एक प्रकार से स्वच्छता अभियान जो है एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस, एक कंटिन्यूइंग मूवमेंट बन गया है। और आज हम देख रहे हैं कि जब हर साल ये स्वच्छ सर्वेक्षण जब आता है, उससे पता चलता है कि अब हर शहर में कुछ ना कुछ चीजें बदल रही है, कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो रही है फॉर द बेटर। इसीलिए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जब अवार्ड्स दिए तो उन्होंने कहा कि कई छोटे टाउन्स ले लीजिए, सिटीज ले लीजिए, कई राज्यों ले लीजिए, इन्होंने अपने आप को कचरा से मुक्त यानी गार्बेज फ्री ऐसे कैसे बने, इसके लिए कई स्टेप्स लिए। जिस स्टेप्स कई जगह पर बड़े स्टेप्स लिए गए, कई जगह पे छोटे स्टेप्स है, लेकिन हर राज्य, हर बड़े बड़े शहर में कोशिश हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। 3 हफ्ते के लिए जो बड़ा कैंपेन चल रहा है, वो कैंपेन ये है कि कैसे हम कचरा को सेग्रीगेट करें। देखिए, एक तो पहले से ही हो रहा है कि एक है जो गीला कचरा है और दूसरा जो सूखा कचरा है, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ में जैसे इंदौर, जिसको पुरस्कार जो मिला है क्लीनेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ शहर करके जो टाइटल मिला है, यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होती है, जो अलग करते कचरा को, 6 तरीका से उसको अलग करते हैं, वो भी कहाँ पे करते हैं, कलेक्शन पॉइंट में ही करते हैं। एक बड़ा उदाहरण है। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है जो नीति आयोग ने भी तय किया, वो रिसाइकिल कैसे करें। जैसे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री कह रहे थे कि धीरे धीरे हमें वो स्थिति प्राप्त करना है जिसमें भारत कह सके कि वो कचरा मुक्त है। खेल व युवा मामलों के मंत्रालय ने एक नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें कि गांवों पर विशेष रूप से फोकस है। 1 महीने तक ये अभियान चलेगा, जिसमें 1 करोड़ किलोग्राम सॉलिड वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐसा कचरा इकट्ठा किया जाएगा। तो इसे आप कैसे देखते हैं? गांव में वैसे ही स्वच्छता को लेकर बहुत जागरूकता पैदा हुआ है, लेकिन सवाल है कि वहाँ की जो अगर कचरा है उसको कैसे डील करें। इसीलिए अब बात हो रही है कि कंपोस्टिंग यूनिट्स, यानी उसको कंपोस्ट करें, क्योंकि वो कंपोस्ट करेंगे तो एक प्रकार से वो मैन्योर बन जाता है, मतलब खाद बन जाता है, अपने जो कृषि में काम आएगा। तो सवाल है कि गांव हो या शहर हो, एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए। हर नागरिक, गांव में हो या शहर में हो, वो खुद तय कर ले इस वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज करें जी। अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये वेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले साल ये एक लक्ष्य रखा था कि 2026 तक हमें सभी शहरों को कचरा मुक्त करना है। तो अगर हम देखें तो 2030 के लक्ष्यों से पहले ही हम अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। किस तरह से सरकार की ये अप्रोच अहम है? सरकार की जो हमेशा सोच यही है कि जागृति बढ़ना चाहिए। हर नागरिक सोचेगा कि अगर मेरी तरफ से, मेरी घर से इतनी कचरा डेवलप हो रही है तो इसको मैं कैसे प्रॉपरली मैनेज करूं। दूसरी बात कमल जी, कचरा सब नगर निगम वाले ले जाते, एक जगह डंप कर देते हैं, फिर वहां जाके उसकी ह्यूमन एफर्ट होती है सेग्रीगेशन में, यानी मतलब एक बड़े हैज़ार्डस काम है। इसीलिए साइंटिफिक मेथड में क्या है कि एक तो प्राइमरी सेग्रीगेशन जो खुद नागरिक करेगा, दूसरा सेकेंडरी सेग्रीगेशन जहां टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी उसको सेग्रीगेट करेगी, कौन सा यूज हो सकता है, कौन सा रिसाइकिल हो सकता है। तो ये 2 चीजें हैं। शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है।
इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए कोविड जन आंदोलन, कोविड के विरुद्ध युद्ध में विजय की जानकारी लेकर आए हैं। भारत ने दुनिया में कोविड महामारी के विरुद्ध सबसे सफल लड़ाई लड़ी है। देश में निर्मित कोविड के 2 टीकों के साथ भारत ने महामारी के विरुद्ध लड़ाई को अंतिम चरण में ले जाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। इसने केवल 18 महीनों में 200 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। ये संभवतः ज्ञान, नवाचारों और आपसी सहयोग का उपयोग करते हुए मानवता की लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है, जो कई विकसित देशों की तुलना में बेहतर उपलब्धियों के साथ कोविड महामारी से निपटने में सफल रहा है। We all already on course to build an आत्मनिर्भर भारत, and India that would have realized its true potential. The world has seen a new India rising in recent years, more so after the outbreak of COVID-19. Our response to the pandemic has been appreciated everywhere. We launched the biggest vaccination drive in human history with vaccines manufactured in the country itself. 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के विरुद्ध लड़ाई में एक साथ आने के लिए देश के नागरिकों की सराहना की थी। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोविड के विरुद्ध देश के नागरिकों की एकजुट लड़ाई सामान्य चेतना का एक उदाहरण है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है। कोरोना संक्रमण की जानकारी प्राप्त करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का शुभारंभ किया गया था, जबकि बड़े पैमाने पर टीकाकरण की सुविधा के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। आकाशवाणी समाचार कोविड महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जनता को सबसे प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा वास्तविक समाचार प्रदान करने के लिए सबसे आगे रहा है। आकाशवाणी मुख्यालय और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने समाचार बुलेटिन की अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि की और समय की जरूरत को पूरा करने और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए समाचार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेष श्रृंखला भी शुरू की। इन कार्यक्रमों में कोरोना जागरूकता श्रृंखला, दैनिक लाइव फोन इन कार्यक्रम, शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों और आम जनता के साथ कोविड महामारी के प्रकोप और संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। आकाशवाणी समाचार ने भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत 100 से अधिक देशों को टीके पहुंचाने को भी प्रमुख रूप से अपने कार्यक्रमों में शामिल किया। दुनिया की फार्मेसी के रूप में पहचान बनाने वाले भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए 2 लाख कोविड टीके उपहार में प्रदान किए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुतरश ने कोविड महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के नेतृत्व और दुनिया भर में कोविड टीकों की आवश्यक आपूर्ति के प्रयासों की सराहना की। विश्व बैंक ने कहा है कि कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए भारत ने तीव्र गति से कार्य करते हुए कई महत्वपूर्ण उपायों को लागू किया। देश ने मार्च 2020 के आरंभ में ही कोविड महामारी के शुरू होते ही आपात खरीद प्रोटोकॉल लागू कर दिए थे। एक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि सुव्यवस्थित केंद्रीय खरीद, सरकार द्वारा समर्थित दीर्घकालिक बाजार विकास, शुरुआती निर्यात प्रतिबंध और विनिर्माण क्षेत्र में निजी क्षेत्र को वित्त पोषण कुछ ऐसे उचित कार्य थे जिन्हें भारत ने कोविड महामारी के दौरान किया था। भारत कोविड-19 खरीद, चुनौती, नवाचार और सीख रिपोर्ट ने कोविड महामारी के प्रकोप से भारत की लड़ाई की सराहना की थी। रिपोर्ट में महामारी के महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण में आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की। भारत ने स्वदेशी चिकित्सा उपकरण उद्योग के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण भी तैयार किया। महामारी के विरुद्ध लड़ाई में भारत के कोरोना योद्धाओं ने सेवा परमो धर्म का मंत्र अपनाकर देश के लोगों की सेवा की है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और डेनमार्क के उनके जोड़ीदार मातवे मिडेल कूप ने कल ATP तेल अवीव वाटरजेन ओपन का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। बोपन्ना का ये इस सीजन का तीसरा ATP खिताब है। इस जीत के साथ बोपन्ना व्यक्तिगत युगल रैंकिंग में विश्व में 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पूर्व विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में सीधे सेटों में मारिन सिलिच को पराजित करते हुए तेल अवीव वाटरजेन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता। भारत ने गुवाहाटी में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। राष्ट्रीय खेल में कल अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता के महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता। पंघाल ने मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापति को हराया। गुजरात की हिना खलीफा और महाराष्ट्र की स्वाति संजय ने इसी वर्ग में कांस्य पदक जीते। राष्ट्रीय खेलों में 23 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 51 पदक के साथ सेना तालिका में सबसे आगे है। इसके बाद हरियाणा ने 22 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। और अब आज का मौसम पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को बादल घिर सकते हैं। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो AIR का प्रोग्राम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है साइकोलॉजी और इस विषय पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवाल हमें मिल जाने चाहिए अक्टूबर 5 तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, इंडोनेशिया के स्टेडियम में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ में 125 लोगों की मौत अखबारों की बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, ये कैसा खेल। 42,000 दर्शक थे स्टेडियम में। रेफरी की आखिरी सीटी पर फैंस मैदान में उतरे। पुलिस के आंसू गैस से मची भगदड़। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी सुर्खी है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की महत्वपूर्ण जानकारी गंभीरता से ले मंत्री और अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों और सचिवों को दी सलाह, कहा कोई भी नीति बनाते समय उसे भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता। जनसत्ता की अहम खबर है, अगले साल महंगाई से राहत की आस। रिजर्व बैंक ने कहा 5.2% तक हो सकती है मुद्रास्फीति की दर। खाद्य तेलों पर रियायती आयात शुल्क मार्च तक लागू रहेगा। हिंदुस्तान सुविधा शीर्षक से लिखता है, ई बीमा खाते में रखनी होगी अपनी सभी बीमा पॉलिसी। बीमा सुगम एक्सचेंज को मंजूरी। एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी बीमा से जुड़ी सुविधाएं। दैनिक जागरण का कहना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अब खरीद सकेंगे सोना। दीपावली तक शुरू हो सकती है ट्रेडिंग। बाजार नियामक सेबी से मिल चुकी है मंजूरी। राजस्थान पत्रिका का अनुमान है, दीपावली पर बाजार की उम्मीदों को पंख, 30% अधिक होगी खरीदारी। अगले 4 सप्ताह में जमकर होगी शॉपिंग। वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गैजेट और ज्वेलरी की रहेगी ज्यादा मांग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार देश भर में 5G प्रौद्योगिकी के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। केंद्र ने रेलवे कर्मचारियों के लिए दशहरे से पहले 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया और भारत के रोहन बोपन्ना और डेनमार्क के उनके जोड़ीदार मात्रे मिडिलकूप ने एटीपी टेल अवीव वाटरजेन ओपन का डबल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।